आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस है, एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी के नाम से। अंकित, क्या तूने ये मूवी देखी है? यार हाँ, मूवी तो मैंने देखी है। तेरे को पता है कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है? व्हाट? मुझे तो लगता था कि अब तक ये सिर्फ एक नहीं हॉरर भाई, फिक्शनल है। एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है और इसी केस के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है एग्जॉर्सिज्म ऑफ एनालिस मिशेल। चर्च है। एनालिस मिशेल का जन्म हुआ था 1952 में जर्मनी में, और उसके आसपास जितने भी लोग रहते थे वो सब यही बोलते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन और रिलीजियस लड़की है। हफ्ते में जैसे नॉर्मली क्रिश्चियंस क्या करते हैं, हर संडे को चर्च जाते हैं, वो हर हफ्ते 2 बार चर्च जाती थी अपना मास अटेंड करने के लिए। और मतलब उसकी पूरी फैमिली रिलीजियसली काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड थी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड थी उसमें। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उसकी लाइफ में, लेकिन ये सब एक दिन चेंज होने वाला था। सबसे पहली घटना हुई थी जब एनालिस 16 साल की थी, स्कूल में थी, नॉर्मली अपना दिन बिता रही थी। एकदम से वो बेहोश हो जाती है और जब बेहोश होने वाली होती है ना, थोड़ा सा ट्रांस लाइक स्टेट में चली जाती है वो। मतलब उसके आसपास के बच्चों ने ये बताया था। जब वो उठती है तो एकदम ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। तो उसको जब डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो फिर वो बोलते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। ओके, इस कंडीशन में क्या होता है? मतलब इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि जो पेशेंट है उसको सडन सीजर्स आ जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि मतलब तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाते, उसको सीजर्स आ जाता है। तो ये चीज़ एलिजिडली डॉक्टर्स ने बोला था कि उसके साथ उस वक्त हुआ है। जब वो शाम को अपने घर वापस लौटी उस घटना के बाद, और वो जब सोने के लिए गई तो उसको ऐसा लगा कि उसके चेस्ट के ऊपर कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहा है और उसकी बॉडी को हिलने नहीं दे रहा है, जैसे स्लीप पैरालिसिस में। हाँ, जैसे स्लीप पैरालिसिस में होता है। तो जो इंसिडेंट तूने अभी बताया, तो ये उसके साथ हर रात को होता था? मतलब नहीं, ये हर रात नहीं होता था उसके साथ, रेयरली होता था, ये मान ले कि साल में एक बार। लेकिन 1969 जो नेक्स्ट ईयर है उसमें क्या हुआ था उसके साथ, एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। सीजर्स उसको आए, पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन गेस व्हाट, मतलब डॉक्टर्स को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। मानो कि जैसे कि वो एकदम नॉर्मल हो। अच्छा, मतलब ये मेडिकली ये डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था वो। पर 1970 में एनालिस मिशेल को टीबी डायग्नोस होता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर ही उसको थर्ड सीजर आता है और वहाँ से उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है। उसकी ना हरकतें एकदम चेंज हो चुकी थी। जैसे डॉग्स भौंकते हैं ना, वैसे वो बार्क करने लग गई। कभी ज़मीन पे नीचे रेंगती थी जैसे सांप रेंगते हैं ना, वैसे वो रेंगने लग गई थी। और उसने खाना भी बंद कर दिया था और पीना भी बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था उसने। और ऐसे अजीब बिहेवियर साइंस दिखाने लग गई थी वो। तो ये सब सारा कुछ जो हो रहा था ये हॉस्पिटल में ही हो रहा था? हॉस्पिटल के अंदर ही हो रहा था। उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया था क्योंकि लोगों को, जो डॉक्टर्स थे, उनको लग रहा था कि कुछ दिमागी प्रॉब्लम है उसको। ओके, देन उसके बाद क्या होता है? तो जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसके साथ कुछ घटनाएं घटने लग गई थी। जैसे कि उसको दीवारों में से विस्परिंग की साउंड आती थी, कोई विस्पर करके उसको ही बुला रहा है उसके नाम से। और उसको कोई भी उसके सामने से गुजरता था तो उसको उसका फेस चेंज होता हुआ दिखता था। लाइक किस टाइप से चेंज हो रहा है? मतलब जैसे
ये सब के बाद डॉक्टर्स ने उसकी जो मेडिसिन्स थी उसके साथ साथ और मेडिसिन्स ऐड कर दी, एंटी हेलुसिनेशन और एंटी डिप्रेसेंट्स और मतलब जो भी मानसिक जो प्रॉब्लम की होती है मेडिसिन्स, वो सारी मेडिसिन सब उसको प्रिस्क्राइब कर दी गई थी। प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी जब भी वो मेडिसिन्स ले रही थी तो वो प्रॉब्लम कम होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, वो और ज़्यादा डिप्रेस होने लग गई, वो और ज़्यादा उसको आवाज़ें आने लग गई। अब जब वो फेस उसके चेंज होते थे लोगों के तो उसको ऐसा लगता था कि वही इंसान उसको सामने से बोल रहा है कि तू हेल जाएगी मेरे साथ, या फिर तू हेल डिज़र्व करती है, ऐसे करके उसको लोग टॉन्ट करते थे। लाइक इसका लेवल बढ़ता ही जा रहा था। पहले सिर्फ उसको दिख रहा था, अब उनसे वो बात भी कर रहे हैं। राइट, ओके। और ये सब आफ्टर मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स को लग रहा था कि वो क्योर करेगी, वो और ज़्यादा उसको ख़राब करी थी सिचुएशन को। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये मेडिसिन्स का ही साइड इफ़ेक्ट था कुछ, मे बी। हाँ बिल्कुल, उसके केस को डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे वो, और वो मे बी मेडिसिन उसको साइड इफ़ेक्ट दे रही थी, जो भी हो सकता है। अब देख, मैं साइंटिफिकली अगर ये बताऊँ तो डायग्नोसिस प्रोसेस ही यही है कि वो मेडिसिन दे के चेक करते हैं पेशेंट को कि कौन सी मेडिस उसके ऊपर काम करती है नहीं करती है। तो वही चीज़ आई थिंक वो उस वक्त यही स्टेट होगी। तो मेरे को तो ये लग रहा है डॉक्टर्स ने जो भी चीज़ें बताई हैं वो तो चलो वो एक साइंटिफिक एंगल से ही बताई होगी, करेक्ट है ना। करेक्ट। बाकी तो जो वो खुद ही बता सकती है कि उसको क्या फील हो रहा है। तो फिर क्या होता है, मतलब इसके बाद जब ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं? अब उसकी ये हालत हो चुकी थी कि उसको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़, क्रूसिफिक्स, खुदा का नाम, हर चीज़ उसको बुरी लगती थी और वो उससे दूर भागती थी, लिटरली कान बंद करती थी अपने। बट जब मैंने ये केस के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत ही अजीब सी, मतलब वो होता है ना दो पहलू, एक पहलू है कि उसने ये सब बंद कर दिया था, दूसरा पहलू है जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि ये कि जब वो डॉक्टर से पूछताछ करी गई कि असल में हुआ क्या था, तो डॉक्टर्स बताते थे कि दिन में मैं कह रहा हूँ दिन में 600 बार ये दुआ करती थी। 600 टाइम्स। जब क्रिश्चियंस दुआ करते हैं ना तो नीज पे बैठ के करते हैं। यार इस हद तक इसने 600 बहुत ही बड़ा नंबर है। एग्जैक्टली है ना। तो इतनी बार घुटने पे गिरती थी, उसके जो घुटने के लिगामेंट्स थे ना वो भी फट गए थे। अब जब डॉक्टर्स ने भी देखा कि उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो एनालिस ने खुद बोला कि मेरे को प्रीस्ट के पास लेके जाया जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर बता रहे हैं? ये सब डॉक्टर्स बता रहे हैं और उनके पेरेंट्स ने भी बताया। ये सब केस के बाद एक कोर्ट बैठा था, उन सब में से ट्रांसक्रिप्ट चीज़ें हैं। तो ये नोटिस कर कि जो दो पहलू मैंने डिस्कस किए थे वो खुदा से दूर हो गई थी, लेकिन वो खुद बोल रही है कि मेरे को प्रीस्ट के पास लेके जाया जाए। जब उसको प्रीस्ट के पास लेके जाया गया तो वो चर्च के दरवाजे के थ्रू पास ही नहीं हो रही थी क्योंकि वो डर रही थी। दूसरी चीज़, उसको जब होली वाटर पीने के लिए दिया गया तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया कि मेरे को नहीं पीना है। Emily? Don't touch me! अब ये जो चीज़ें थी वो पेरेंट्स को, यार कोई भी पेरेंट्स होंगे वो परेशान होंगे, मतलब परेशान तो नहीं दुखी होंगे, जाहिर सी बात है। तो पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा दुआ करी प्रीस्ट से कि इसका एग्जॉर्सिज्म करवाया जाए, क्योंकि एनालिस का कहना था, ये एनालिस ने बोला था कि जो दवाइयाँ हैं जो मेरे अंदर है उसको नहीं मार पाएगा, जो मेरे अंदर है वो मेरे को कंट्रोल कर रहा है। उसने ये चीज़ें बोली थी और उसने बोला था कि मेरे को एक्सरसाइज किया जाए। उसने खुद अपना कंसेंट दिया था कि मेरे को एक्सरसाइज किया जाए। लेकिन प्रीस्ट, तो ये चीज़ नोट कर, प्रीस्ट खुद मना कर रहे थे एक्सरसाइज करने के लिए। वो बोल रहे थे कि हमें बिशप से परमिशन नहीं है और
हम इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हालत अभी बहुत बुरी है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग इसको डॉक्टर्स के पास ही लेके जाओ, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करो। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा विनती करी गई तो एक प्रीस्ट ने बिशप को लेटर लिखा और बिशप ने उस एक्सरसाइज करने का अनुमति दे दी। तो ये जो प्रीस्ट होते हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए भी कुछ परमिशन चाहिए होती है? हाँ, स्टेट के जो लॉज हैं उसके हिसाब से तुम्हें, इधर इंडिया में भी ऐसा है कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और बिशप, जो लोकल बिशप होते हैं, जैसे गुड़गांव का बिशप अभी दिल्ली में है, तो दिल्ली का बिशप गुड़गांव के प्रीस्ट को परमिशन देगा कि हाँ, लॉफुली अबाइडेड होके तुम्हें इसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा और मेडिकल ट्रीटमेंट भी साथ में चलेगा। अच्छा। ये एक्सरसाइज करने का एक तरीका, क्लॉज बोलते हैं ना इसको, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, एक टर्म्स बोलते हैं इसको, टर्म्स है। तो वो चीज़ सब कुछ देखी जाती है कि क्या मैच चल रही है, किस हालत में विक्टिम। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद और नोट करने के बाद ये परमिशन दी जाती है। ओके, तो मतलब ये एक कंसेंट फॉर्म टाइप कुछ आपको? हाँ, कंसेंट भी मान सकते हो तुम इसको। और ऊपर से कभी कभी तो ऊपर से ऑर्डर आता है कि बिशप कोई कुछ दिख गया तो बिशप नहीं बोल दिया कि इसको एक्सरसाइज किया जाए। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस केस, फिर उसको परमिशन मिल जाती है? परमिशन मिल उसके जाती बाद है। सितंबर 1975 में उसका पहला एक्सोर्सिज्म होता है और उसको अपने घर पे लेके जाया जाता है एनालिस को। जब एक्सोर्सिज्म होता है तो तुम उस इंसान से बात नहीं करते हो जो पोजेस्ड है, तुम उसके अंदर जो है उससे बात करते हो। तुम उससे पूछते हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों हो इसके अंदर और क्या रीजंस हैं और तुम चाहते क्या हो। तो वो चीज़ एक्सोर्सिज्म में शुरुआत की जाती है क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाता है एंटिटी के बारे में तो तुम्हें ये भी पता चल जाता है कि इसका हल क्या है। तो वही चीज़ शुरू करी गई जब प्रीस्ट ने एंटिटी से पूछा कि उसका नाम क्या है। तो जो एंटिटी थी उसने बताया कि हम एक नहीं है, हम 6 हैं। 6 आत्माएं? 6 आत्माएं उस लड़की के अंदर थी। 6 आत्मा एक शरीर के अंदर कैसे मतलब पॉसिबल हो? ये सारा रिकॉर्डेड लिखा हुआ है। और तू यार, मतलब अभी तो तू इतना हैरान हो रहा है, तू उन आत्माओं के नाम सुनेगा तो तू मतलब क्या सोचेगा? मैं सुनना चाहूँगा भाई। उन 6 में से एक आत्मा थी अडोल्फ हिटलर की। अडोल्फ हिटलर जो वर्ल्ड वॉर 2 का नाजी डिक्टेटर। वही। Du, meine Arbeit, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. दूसरी आत्मा थी नीरो की। नीरो जो रोमन एम्पायर के एम्परर थे। हाँ। थर्ड आत्मा थी जूडास की। जूडास कौन? जूडास जो जीसस थे उनके 12 चेलों में से एक चेला था। वो चेला मीन्स जो जीसस के खास लोग थे। 12 लोग उनके साथ रहते थे, उनमें से एक था जिन्होंने जीसस को पकड़ाया था और उनको फिर क्रूसिफाई किया गया था। फोर्थ आत्मा थी केन की। केन कौन? केन आदम, पता है तेरे को? हाँ, जो सबसे फर्स्ट मैन हाँ, ऑन अर्थ। ओके। आदम का बेटा था केन। केन ने अपने भाई को मार दिया था। बाइबल में इसकी स्टोरीज है। 5वीं आत्मा थी वैलेंटाइन फ्लाइशमैन की। ये कौन थे? वो एक जर्मन प्रीस्ट थे। और 6वीं आत्मा का नाम सुन के तो हैरान हो जाएगा, इसका नाम था सेटन। सेटन यानी कि लूसीफर। काफ़ी वियर्ड सी बात है कि एक शरीर के अंदर 6 डिमोनिक एंटिटीज। और मेरे को तूने अभी डिमोनिक बोला ना, ये चीज़ मैं यही पॉइंट आउट करना मांग रहा था कि पहले प्रीस्ट को ये नॉर्मल आत्मा लग रही थी, लेकिन अब जब ये नाम सुने तेरे को पता है उनके क्या काम थे। सारे के सारे मतलब बैड कैरेक्टर्स रहे हैं अपने टाइम के। और इसी वजह से तूने जो डिमोनिक वर्ड यूज़ किया वो एकदम करेक्ट वर्ड है। जो जितना भी एग्जॉर्सिज्म होते हैं, जितने भी होते हैं, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके। उस वक्त 1970s की बात है ये। 1970s में वीडियो का प्रोविज़न बहुत कम था, तो ऑडियो रिकॉर्ड किया जाता था। और जितनी भी चीज़ें वो बोल रही थी, वो लड़की थी यार उस वक्त 21-22 साल की थी, और उसके अंदर से यार लिटरली ऐसी घिनौनी, मैं तेरे को आवाज़ सुनाऊंगा वो, इसके बाद मैं आवाज़ डालूंगा वो वाली। तो ये सारी चीज़ें जो इस रूल की वजह से अब हमारे पास ये
डॉक्यूमेंट बोल दे इसको कि डॉक्यूमेंटेड है, और हम उस आवाज़ को सुनते हैं ना अगर, तो यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Auch für die anderen Leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht gesagt. Nein, mir Kürze. Und der Maul mir Kürze. Oh, und der will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Als Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Die Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Oh, weil das, weil. Weil der Teufel größere Macht. Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir aus des dreifaltigen Geistes. Befehle ich dir auszufahren und nie. मतलब 22 साल की लड़की में से ये आवाज़ आ रही है, तुम ये मान नहीं सकते यार। मतलब तू एक बार सुन के देखा है तूने भी, क्या लगता है तेरे को इस बारे में? मुझे तो यही लग रहा है कि ये एक जो प्रोनाउंसिएशन वो लड़की बोल रही है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। हाँ, तुम अगर स्पीचेस भी देखोगे, जितने भी नाम हमने बोले हैं मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बहुत ही वियर्ड चीज़ लगी मेरे को। साइंटिफिकली हो सकती है प्रूवन, लेकिन डबल थॉट्स आते हैं। डबल थॉट्स तो हैं ही, पूरे केस में हमेशा डबल थॉट्स हमें मिलते हैं। एग्जॉर्सिज्म होते गए और उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई। एनालीज मिशेल के ऊपर टोटल 67 एग्जॉर्सिज्म हुए थे। 67 ये तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इतने सारे क्यों यार? मैं देखो अगर बताऊं स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट से, तो एक्सॉर्सिज्म करना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही एक्सॉर्सिज्म में ये हल मिल जाए। ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि जो प्रीस्ट होता है उसकी निजी ज़िंदगी भी कैसी है वो भी। इसका क्या रिलेशन है? जैसे कोई प्रीस्ट ही कर रहा है ना एक्सरसाइज, तो जो सेटन है वो तुम्हें जांचता है जब तुम एक्सरसाइज करते हो। तो जैसे तुम बोल रहा है कि खुदा के नाम से निकल जा, आत्मा को बोल रहा है, तो आत्मा बोलेगी कि तू है कौन भाई। लाइक वो उसको मैनिपुलेट करता है, टेस्ट करता है, राइट, और डराने की कोशिश। ये मूवी में दिखाया गया या फिर कुछ टेप्स थे कि उसको सेक्सुअली अराउज करने की कोशिश करी थी। मतलब ड्यूरिंग एक्सॉर्सिज्म वो सेक्सुअली अराउज करने की कोशिश करी थी प्रीस्ट को। She has to suffer for all the sins. Ja. Alles wird gut. Anneliese, du musst nur beten. Anneliese, was machst du da? Anneliese, Anneliese, bitte, bitte, bitte. Anne, was? Anneliese, was machst du da? Nicht. Gefällt dir das? Wirst du Anneliese ficken? Wirst du vögeln? Bitte nicht, nein. Ja? Nein, bitte nicht. Nein, no, nein. Preacher, what's the Lass mich los. Oh mein Gott, das ist so nervig. Oh mein Gott, was machst du da? Lass mich los. Nimm das Scheiß aus meinem Gesicht! Shut out of my face! तो ये सब मैनिपुलेशन चलते रहते हैं स्पिरिट के थ्रू। सेटन तू ये देख कि उसको पूरी बाइबल ऑलरेडी पता है,
आई एम अज्यूमिंग ऐसा इसलिए क्योंकि सेटन ही लूसीफर है एंड लूसीफर वाज वन ऑफ द एंजल्स। करेक्ट, एकदम करेक्ट। और तू ये देख, सेटन उस वक्त ये बोल रहा है कि यार तू मुझे बोल रहा है कि खुदा के नाम से निकल जा, मेरे को पता है खुदा कौन है, या तुझे पता है कि खुदा कौन है, तू कितना जानता है, तू कितना जानता है खुदा को। तो ये चीज़ वो टेस्ट कर रहा है उस वक्त। तू सोच के देख, ये इतनी इंटेंसिटी के साथ होती है चीज़ें, जैसे बोला जाता है ना, मूवी में दिखाया जाता है कि सामान गिर रहा है, वो गिर रहा है। इतना तो नहीं होता, लेकिन एक ऑरा बन जाता है उस रूम का कि हाँ ड्रॉर्स हिल रही हैं, वाइब्रेशन हो रहा है। वह वाइब्रेशन इसी चीज़ का एक भिड़ रही है स्पिरिट्स, दो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज आपस में। करेक्ट, और उसी वजह से ये इतना इंटेंस हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट एक्सॉर्सिज्म होता है उसमें क्या होता है? या लास्ट एक्सॉर्सिज्म में सैडली जब वो कंप्लीट होता है तो एनालिस पूरा शांत हो जाती है और सो नेचुरली उसकी होती है। उसका कॉज ऑफ था मैलनरिशमेंट और डिहाइड्रेशन। देन उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई इस केस के ऊपर? हुई, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और कोर्ट में ये केस गया। कोर्ट में पहली बार कोई ऐसा केस गया हो कि स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट से देखा जा रहा है। जैसे कि तेरे को पता है कि वहाँ पे ऐसी दलीलें पेश की जाती है जो मतलब प्रूफ करी जा सके। लेकिन इसको कैसे प्रूफ करोगे? तो उस पूरे कोर्ट केस के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग्स यूज़ करी गई थी। तो एनालिस मिशेल का फिर ये बताया गया कि यार वो उस वक्त नहीं थी इस हालत में कि वो कुछ डिसीजन अपने लिए ले पाए। तो उस वक्त नेग्लिजेंस पेरेंट्स की तरफ से भी था, प्रीस्ट की तरफ से भी था। लेकिन मैंने शुरुआत में तेरे को एक चीज़ बोली थी कि इस पॉइंट को नोट कर, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। वो ये था कि प्रीस्ट बार बार एक्सोर्सिज्म के लिए मना कर रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे कि एक्सोर्सिज्म छोड़ के वो डॉक्टर से उसको क्या बोलते हैं, ट्रीट करवाएं, डॉक्टर से कंसल्ट। हाँ, बट डॉक्टर के पास तो पहले ऑलरेडी वो जा चुके थे और उसके बाद ही वो आए थे प्लीज के बाद। इससे रिलेटेड भी एक और चीज़ आई थी केस के अंदर। उसके अंदर ये प्रूव हुआ था कि जो मेडिसिन्स दी जा रही थी उसको, उससे पहले वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसके बाद वो बहुत उसकी बीमारियां कम हो गई, ऐसा बोला गया था प्रोसिक्यूटर द्वारा। लेकिन प्रूवन है केस के अंदर कि वो पहले भी बीमार थी, दवाइयों के बाद भी बीमार हुई थी, और जो सीजर्स थे वो एक्सोर्सिज्म के बाद थोड़े से कम हुए थे। जैसे तूने बताया कि ये डिस्प्यूट काफ़ी टाइम तक केस में चला, कोर्ट में चला, एंड देन फाइनल वर्डिक्ट क्या आया था कोर्ट की तरफ से? जो पेरेंट्स थे उनको सज़ा नहीं हुई कुछ, और जो 2 पास्टर्स थे उनको 6 महीने की जेल करी गई, और 3 साल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया कि वो अपनी प्रीस्ट पोस्ट से 3 साल तक कुछ काम नहीं करेंगे। तुझे क्या लगता है कि ये मतलब असली में सुपरनैचुरल कुछ एंटिटीज़ थी या नहीं थी? यार मेरे हिसाब से मैं तो कोई नहीं होता कमेंट करने वाला इस चीज़ पे, क्योंकि हमें नहीं पता उस टाइम पे वो क्या सर्कमस्टांसेस थे। बट अगेन जैसे जितनी भी पूरी चीज़ें तूने बताई, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लड़की थी जिसको मे बी लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक़ था। मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई हिस्ट्री नहीं पता कि वो क्या किस टाइप की स्टूडेंट थी या फिर वो क्या प्रोफेशन था उस लड़की का। बट मे बी मुझे लगता है उसको लिटरेचर का बहुत शौक़ था। मे बी इट कैन बी अ रिलीजियस टेक्स्ट और हिस्टोरिकल टेक्स्ट। अगर इसमें हम थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करें तो जो 6 एंटिटीज़ का नाम तूने लिया था, जैसे कि हिटलर है ना, नीरो और वो फ्लैशमैन, तो समवॉट ये कहीं ना कहीं जर्मनी से रिलेटेड थे। हाँ, अगर तू देखे, हिटलर वाज अ डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, एंड और जो नीरो था वो ही वाज अ एम्पर, हाँ रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में तो जर्मनी भी आता था उस टाइम पे, ऑल्दो जर्मनी था नहीं उस टाइम पे, तो वो उसके अंडर ही था। एंड अगर हम बात करें फ्लैशमैन, वो भी पास्टर था जर्मनी का। और दूसरा अगर आप कॉमन फैक्टर देखोगे तो क्रिश्चियनिटी,
जैसे तूने बताया कि वो काफ़ी रिलीजियस और जूडास यस क्रिश्चियनिटी से काफ़ी इंक्लाइंड थी वो करेक्ट स्टार्टिंग में। एंड जो बाकी के कैरेक्टर हैं जैसे केन, जूडास और लूसीफर ये सारे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। एकदम सही। और यहाँ पे हमें स्प्लिट पर्सनालिटी का केस भी देखने को मिलता है। कई बार केसेस में ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि यही हुआ होगा, वी डोंट नो, बट हम अगर देखें तो स्प्लिट पर्सनालिटी में वही पर्सनालिटीज़ निकल के आती हैं कहीं ना कहीं जिनके बारे में आपने कुछ पढ़ा होता है या सुना होता है, सही कह रहे हो। जिनकी स्टोरीज आपको बहुत फैसिनेटिंग लगती है। ऐसा वही चीज़ है ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, राइट। तुम्हें ये सारी स्टोरीज पता है। और कभी कभी डिप्रेशन में भी ऐसा होता है कि इंसान खुद की पर्सनालिटी भूल जाता है। और स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो अब विच इज़ वेरी रियल थिंग नाउ। पहले लोगों को लगता था स्प्लिट पर्सनालिटी रियल नहीं है, रियल बीमारी नहीं है, बट इतने सारे केसेस देखने को मिलते हैं, प्लस मूवीज़ भी बन चुकी हैं इसके ऊपर। बट अगेन वही है कि साइंटिफिक भी हो सकता है और कुछ डिमोनिक भी हो सकता है। इसलिए मैंने जैसे बोला कि साइंटिफिक मेडिकली और एक्सॉर्सिज्म साथ में अगर चलते तो शायद वो ट्रीट हो सकती थी या कंट्रोल हो सकती थी। तो We never know। वही है कि ये ओपन टू इंटरप्रेट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और हमारा यही सोचना है कि शायद वो पोजेस थी, मतलब हमारी तरफ से कुछ पक्का नहीं है कि वो पोजेस थी या फिर दिमागी प्रॉब्लम कोई भी नहीं बोल सकता ये, मतलब फाइनल तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें अपना थॉट्स ज़रूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट पता है जो हमने मिस आउट किया है इस वीडियो में तो ज़रूर बताएं। और बस नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू। चार चाय।